ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं हमने जीएसटीआर 1 देख लिया था, और अब तो जी आपने 1A भी समझ लिया। जीएसटीआर 1 और 1A से जीएसटीआर 2A एंड 2B अपडेट हो जाता, और 2A 2B अपडेट होने के बाद हम लोग जीएसटीआर 3 भी भरते हैं और साथ में इसकी पेमेंट कर देते। आपने 3B की डिटेल भी देख ली है। फिर आपने क्यूआरएमपी के लिए आईएफएफ भी देख लिया था बच्चे। ठीक है कि आईएफएफ भी आगे की स्टेटमेंट में कैसे जाएगा, सारी बातें हमने देख ली। इसके अलावा हमने फर्स्ट रिटर्न, एनआरटीपी, कॉम्पोजिशन स्कीम, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देख ली। ऑब्वियसली हल्का फुल्का एक दो पैराग्राफ्स आपके अलग अलग जो आते रहेंगे, वो जब आप मॉड्यूल रीड करोगे तो वो कैप्चर कर सकते हो आप। ठीक है, 95-98% तो कैप्चर हो गया नोट्स में, लेकिन ऑब्वियसली आपको अपना मॉड्यूल जरूर रीड करना है। ठीक है बच्चे। तो अब मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज कि सर ये जो जीएसटीआर 3 भी थी, क्या मुझे बता सकते हैं क्या मैं कह सकता हूं या तो आप नॉर्मल स्कीम में हो या तो आप क्यूआरएमपी में हो। नॉर्मल है तो मंथली, मंथली जाती थी। मेरे को इसकी पेमेंट नहीं कर की बात नहीं करनी कि 20 तारीख को जो पेमेंट हो रही है कैसे हो रही। मेरे को आपके साथ क्यूआरएमपी में बात करनी है। क्यूआरएमपी की जो रिटर्न है वो तो क्वार्टरली जा रही है, पर पेमेंट कैसे जा रही है, यहां प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही थी कि यार आपके तो कंप्लायंस कम करने हैं, आप तो 3 महीने बाद ही देखना कितनी सेल करी है आपने। सोच के देखो एक बार, आप क्यूआरएमपी में आप आईएफएफ भरते होंगे, और मैं तो कह रहा हूं आप आईएफएफ अगर नहीं भी भरते, आप कह रहे हो हमारा तो सारा कस्टमर है, हमें आईएफएफ की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको पेमेंट कैसे करनी है, क्यूआरएमपी वाले को पेमेंट कैसे करनी है, मंथली। और मंथली पेमेंट करने के लिए क्या आपको आपकी डिटेल नहीं चाहिए होगी कि आपने कितने की सेल करी, कितने का 2B आ रहा है। तो दुकानदार कह रहे सर बात तो फिर वही आ गई सर, आप अगर मुझे पेमेंट करने को बोलोगे, और आप मुझे पेमेंट कब करने को बोलते हो, डेट जो भी है 25 तारीख है अगले महीने की, तो सर मैं पेमेंट कैसे करूंगा, ऐसे ही तो करूंगा कि भाई मेरी आउटवर्ड सप्लाई क्या है, मेरी इनवर्ड सप्लाई क्या है, जिसके बेसिस से मुझे आईटीसी मिलेगा, ये लायबिलिटी है, उसी को तो पे करूंगा। तो आपने क्या रिलैक्सेशन दे दी मुझे, डेटा तो मैं बना ही रहा हूं। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या आ रही है। क्यूआरएमपी का जो इंटेंशन था कि कंप्लायंस बर्डन कम करने का, घूम फिर के वो वहीं तो आ रही है। क्योंकि या तो मैं आपसे हर महीने, मैंने क्या करा, जीएसटीआर 1 हर महीने होती थी, उसकी जगह क्या बर्डन डल गया आपके ऊपर, आईएफएफ। क्योंकि वरना आपसे कोई सामान नहीं खरीदेगा। सरकार पेमेंट के लिए आपको बोलेगी पेमेंट करो, तो उसके लिए आपको आपकी आउटवर्ड सप्लाई चाहिए, आपको इनवर्ड सप्लाई चाहिए। ठीक है। तो सरकार ने बोला कि घबराओ नहीं, आप अगर क्यूआरएमपी में हो, अभी ये सारी बातें लिखी हुई हैं, डोंट वरी, अभी आ जाएगी। पहला क्वार्टर कौन सा होता है बच्चे, अप्रैल मई जून। अप्रैल के अंदर आपने कुछ सेल करी होगी, जिसकी पेमेंट आपने कब करनी है, 25 मई को। आईएफएफ आप बनाते हो नहीं बनाते उससे मुझे कोई मतलब नहीं। सरकार कह रही है एक ऐसे ही फिक्स्ड सम जमा कर दो ना, मत बताओ एग्जैक्ट कोई बात। यानी कि वो कह रही है कि पुराना क्वार्टर तो फ्रीज हो चुका है ना, उसके बेसिस पे करंट वाले क्वार्टर में पेमेंट करो। यानी कि अगर पुराना क्वार्टर कौन सा था बच्चे, Q4, अगर इसमें आपने 100 रुपए का कैश दिया, इस पूरे क्वार्टर में 100 रुपए का कैश दिया। ठीक है, मैं कैश की बात कर रहा हूं, अभी एग्जैक्ट जाता जाऊंगा मैं आपको ये नहीं कह रहा आपकी आउटवर्ड सप्लाई क्या थी, मैं आपको कह रहा हूं सरकार आपसे पैसे मांग रही है, और पिछले क्वार्टर में आपने कितने रुपए का कैश पे करा है सीजीएसटी का, 100 रुपए। आप अप्रैल की लायबिलिटी में 35% यानी कि 35 रुपए जमा कर दो ना। अगर पूरे क्वार्टर में आप सीजीएसटी 100 रुपए देते हो, तो क्वार्टर के पहले महीने की जो पेमेंट होगी 35 रुपए कर दो, दूसरी वाली की जो पेमेंट होगी 35 रुपए कर दी, और तीसरे में तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तो आपका जीएसटीआर बनाई जाएगा। तो बेसिकली फॉर क्यूआरएमपी यू हैव अ फिक्स्ड
इंस्टॉलमेंट मेथड जिसमें ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा कि आपको ये अमाउंट पे कर। आपको गवर्नमेंट को नहीं बताना कि आपने अप्रैल में क्या बेचा है। आप जो पेमेंट कर रहे हो वो अप्रैल की सेल के हिसाब से कर ही नहीं रहे। आप किसके बेसिस पे कर रहे हो? पुराने क्वार्टर। और अगर आप पुराने क्वार्टर आपके पास नहीं है और आप मंथली में थे, तो अगर ये मंथली का 100 रुपया होता तो मुझे बताओ क्या मैं उसका 35% करता है या 100 का 100 ही बोल देता? एग्जैक्टली तो डिपेंड करता है आप प्रीवियस टैक्स पीरियड आपका क्वार्टर है या मंथ। अगर क्वार्टर है तो 35% और अगर मंथ है तो 100% कर दीजिए। मुझे बताइए, समझ आया बच्चे? यहां तक क्लियर है? आइए समझते हैं एक बार। कौन सी फाइल थी जो ध्यान है? ये रहा। ठीक से आओ जी, ठीक से। हाँ, वो तो दूसरे को मिलेगा आगे, तेरे को थोड़ा ना लेना होगा। तू आईएफएफ जब भरता है तो तेरे लिए आईटीसी थोड़ा ना, वो तो रेसिपिएंट के लिए। वो क्या होगा, तेरे को बल्कि ये कहना चाहिए कि सर जो क्यूआरएमपी वाला है उसने जो परचेज करा उसका टू बी कैसे यूज करेगा। ठीक है, तो भाई ये नहीं यूज करेगा तो आखिरी क्वार्टर जब एंड होगा तभी यूज करेगा उसको। फिक्स सम के अंदर भाई तेरा महीने के बाद अपने आप चालान निकल कर आएगा, तेरे को सिर्फ जमा करना है पैसे। आपसे अमाउंट नहीं पूछ रही अब सरकार। सरकार कह रही है पुरानी रिटर्न के बेसिस पे क्वार्टरली था तो 35% और मंथली है तो 100%। एक आइडिया लगा सकते हो। और यही चीज अब मैं बोलूंगा, यू हैव टू ऑप्शन, या तो गवर्नमेंट के हिसाब से फिक्स वाला ले ले या तेरे पास डेटा है कर ले कंसोलिडेटेड एक्चुअल कर। एग्जैक्टली वो पॉइंट भी आ जाएगा तो वो रिफंड हो जाएगा, आगे में एडजस्ट हो जाता है। अगला चैप्टर हमारा पेमेंट है कि आप जब कैश जमा कराते, इट्स लाइक वॉलेट। अगर तेरे पेटीएम वॉलेट में एक पैसा पड़ा हुआ और अगर वो भी अनयूज्ड है, ऐसी गवर्नमेंट के पास तेरा वॉलेट है, ठीक है, तो जो अनयूज्ड होगा वो तू वापस भी ले सकता है। और जो एक्चुअल लाइबिलिटी एंड में यूटिलाइज कर देता है तो वो वॉलेट से कट जाता है, कुछ पैसा वॉलेट में पड़ा रहता है। तो ये चीज कह सकते हैं जैसे अभी हम पेटीएम वॉलेट होता है, ऐसे जीएसटी हो गवर्नमेंट का वॉलेट। और जब तू 3B भरेगा तो उस वॉलेट में से पैसे कट जाते हैं और एक्चुअल कट जाते हैं और वॉलेट में कुछ पैसा रह जाता है, वो तेरे को वापस लेना वापस ले ले, पड़े रहना पड़े रहना। वो पेमेंट चैप्टर भी जब आएगा तो उसमें हम यही देख। ठीक है, आइए मुद्दे की बात ये है बच्चे, जीएसटी या 3B अगर एक बार के लिए बोलूं तो सर किस किस को भरना था? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी, एनआरटीपी, कैजुअल, टीडीएस, टीसीएस एंड ओआईडीआर। आपको क्या लग रहा है 3B दोबारा से इनवॉइस वाइज डिटेल मांगेगा? इनवॉइस वाइज आपको सप्लाई चाहिए थी तो GSTR1 भर दी ना मैंने, और जो इनवर्ड है वो 2B बनी हुई है, ये तो सिर्फ उसका समेशन टोटल एक जगह पे कंसोलिडेट कर देता। तो बेसिकली समरी ऑफ आउटवर्ड, इनवर्ड, आरसीएम, एलिजिबल आईटीसी एंड यू विल मेक द पेमेंट। क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात ये है, ये सारी बातें हमारी हो गई थी। और ये क्या लिख रहा है, फाइलिंग इज पॉसिबल ओनली इफ, बताओ क्या मैं GSTR3B करंट पीरियड की भर सकता हूँ अगर मैंने पुराने वाले की नहीं भरी? अगर 3B नहीं भरी तो भी नहीं, और अगर 1 नहीं भरी तो भी नहीं भरी। ठीक है बच्चे? थ्री बी जो है मंथली वालों की तो 20 को जाती है, मंथली वालों को 20 को जा रही थी ना बच्चे, और क्यूआरएमपी वालों की 22 या 24 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। मैं आपको डिटेल दिखा दूंगा, स्टेट याद नहीं हो सकती। ठीक है, दिल्ली स्टेट जो है, हरियाणा है, वो 22 तारीख में आ रही है। ठीक है जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑल ओवर इंडिया पेपर होता है। ठीक है, जहां पे स्टेट स्पेसिफिक है पेपर में नहीं पूछा जाएगा, जनरली बोला जाएगा 22 से 24 आप लिख दोगे। ठीक है जी, मुद्दे की बात यो है, मैंने जो अभी तक आपको बताया दैट इज पेमेंट अंडर जीएसटी। बड़े ध्यान से देखें, क्या मैं कह सकता हूं जो पेमेंट डेट्स है दैट इज लिंक्ड विद योर GST रिटर्न? कैन आई से दैट? एक बात बताओ, आपकी
जनरली जो मंथली वाला है उसकी रिटर्न कब जा रही है? 11th को जा रही है, फिर 12 को 2 भी आ रहा है, फाइनल कब जा रही है? 20। और पेमेंट कब है? 20। तो वो क्या बोलना चाह रहा हूँ, पेमेंट डेट्स आर लिंक्ड विद द रिटर्न डेट, दैट इज 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बट देयर इज सम एक्सेप्शन। QRMP अभी अभी आपने देखा, इसकी रिटर्न कब जारी थी? 22 या 24। हाँ, और पेमेंट कब जारी है? सो कहने से दैट्स एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हुआ है। कॉम्पोजिशन स्कीम आपने पढ़ लिया, उसकी रिटर्न जाती थी साल के एंड में 30 जून को, पर पेमेंट कैसे जारी थी? 18th ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर। कैजुअल टेक्सुअल पर्सन NRTP की रिटर्न डेट पे नहीं जाती, धंधा शुरू करने से 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस जाती। सो दीज आर द एक्सेप्शन इन केसेस में आपकी रिटर्न डेट जो है वो अलाइन नहीं है पेमेंट से, बट मंथली वालों के लिए रिटर्न डेट और पेमेंट डेट अलाइन है। क्लियर है बच्चे? मेरे को आपके साथ सारी बातें करनी है पेमेंट अंडर QRM। QRMP के पास दो ऑप्शन है जो कहानी बना दी। एक क्या है बच्चे? फिक्स सम, यानी कि आपको चिंता की बात ही नहीं, आप सिर्फ सिस्टम में लॉग इन करो, अपने आप चालान का अमाउंट डला हुआ आएगा। कैसे आएगा? पुराने क्वार्टर का 35% पकड़ लिया जाएगा, या पुराने महीने का 100%। लेकिन QRMP वाले बोले नहीं, हम बना लेंगे, हमें इतनी आपकी फेवर की जरूरत नहीं। तो बना ले भाई, जब तू पेमेंट करेगा तो GS तो IFF तो बनाए है ही तुम्हारे पास, तुम खुद से पेमेंट करना चाहते हो ना, तो महीने का IFF की डिटेल है, टू भी तुम्हारे पास आई जाएगी, एडजस्ट करके कर ले पेमेंट, एक्चुअल कर लो हर महीने की। सरकार ने ऑप्शन दे रखा है, चाहे तो फिक्स सम से कर दो, चाहे तो सेल्फ असेसमेंट। क्लियर है बच्चों? तो ये यही तो प्रॉब्लम है। अगर नहीं भरा तो आज के टाइम पर मैं एक जेन्युइन बायर था, सप्लायर अगर एक फ्रॉड निकला तो मेरा ITC खा लिया जाता। और ये सब हमने ITC में देखा, क्योंकि जब तक वो नहीं भरेगा तेरे को ITC नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे? अच्छा, फिक्सम क्या बोल रहे बच्चे? इट इज एन ऑटो जेनरेटेड प्री फिल्ड चालान। अमाउंट भी आपसे नहीं पूछा जा रहा, चालान कैन नॉट बी एडिट। और एक छोटी सी चीज जो मुझे बोलनी थी, ये कौन से फॉर्म में हो रहा था? PMT-06 चालान नंबर होता। बोल सकता नहीं, सरकारी जो एक्शन लेगी वो लेगी, पर तेरा वो ITC फंस गया तेरा। ठीक है बच्चे? क्योंकि सरकार एकदम क्लियर है, जब तक सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तब तक मैं तेरे लिए एसेट कैसे बना के दे दूं? हम्म, कि इतने टाइम तक ये होता है, ऐड हो जाता है, फिर रिवर्स होता है, कुछ टाइम बाद रिवर्स होता है, वो सारी बात है। ठीक है, मुद्दे की बात पर आइए। सपोज करिए अभी जो मेरा क्वार्टर है ना बच्चे, दैट इज जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, और मैं जुलाई में पेमेंट करना चाहता हूं, आई मीन जुलाई के मंथ की। तो जुलाई की पेमेंट कब होगी बच्चों? 25th ऑफ अगस्त। ठीक है, अब अगर पेमेंट करना चाहता हूं तो ये अगर मैं फिक्स सम ले रहा हूं, और अगर मैं तो पिछले टैक्स पीरियड का देखा जाएगा, तो मैं पिछले टैक्स पीरियड में क्या ले रखा है मैंने? QRM। तो भाई जो भी कैश लेजर, अभी अगला चैप्टर जो आपका पेमेंट अंडर GST आएगा ना, कितना कैश से पेमेंट करा, कितना क्रेडिट से पेमेंट करा। ठीक है, तो कैश लेजर से आपने Q1 के अंदर कितना CGST पे करा है? 100 रुपए। तो आप मुझे बता दो जुलाई में कितने रुपए पे करोगे आप? 35 बैठेगा। हो सकता है एक्चुअल लाइबिलिटी कैन बी 60, जब फाइनलाइज हो सकता है मेरी जुलाई की लाइबिलिटी 60 रुपए हो। Q1 में तू QRMP में था, और तूने कैश लेजर के थ्रू पे करा था CGST 100 रुपए, तो तू जुलाई के महीने का कितना रुपया कैश में पे करेगा CGST? 35%, दैट इज 35 रुपए जुलाई में, जिसकी पेमेंट तू 25 अगस्त को कर।
SGST कितना पे करा था? 100, तो 35 रुपए और पे करेगा। IGST कितना पे करा था? 600, 600 का 35%, 35 हो रहा, 1/3 का क्लोज माना जा रहा है। क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात ये है, अगस्त में क्या होगा? सेम, ठीक है, फिक्स सम। लेकिन सितंबर का डेटा तो आ जाएगा ना हमारे पास, वो तो 1/22 को भरनी है आपने, ठीक है। और अगर तब पता लगा कि ओहो इसका तो 60 था, इसका 70 था, ये तो शॉर्ट पेमेंट निकली, तो मेरी थोड़ा ना गलती है, सरकार नहीं तो बनाया था। फिक्स समय में क्या करूंगा? क्या सरकार आपसे ब्याज ले लेगी? सरकार ब्याज नहीं लेगी, प्रोवाइडेड आप 25 तारीख को सारा का सारा पे कर दे जो शॉर्टेज है आप। अभी आएगी ये बात। आपकी इंस्टॉलमेंट बनी 35 रुपए की, लेकिन एक्चुअल क्वार्टर के एंड में पता लगा कि वो 70 रुपए थी। कितना शॉर्टेज है? विल एनी इंटरेस्ट बी चार्ज? नो, बट प्रोवाइडेड इस कंडीशन पे कि आप ये जो शॉर्टेज है ये कौन सी डेट तक आप सबमिट कर दीजिए, जो आपकी पेमेंट की डेट है उस डेट तक आप सारा सबमिट कर दीजिए। क्लियर है बच्चे? जो आपकी 25 तारीख आएगी उस डेट तक आपको सारा, अगर आपने नहीं करा, आपने आगे 40 दिन लगा दिए, अब मुझे बोलो अब ब्याज लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो इस दिन से आगे जो भी पेमेंट जाएगी उस पर ब्याज लग जाएगा। सितंबर की तेरी रिटर्न जाती है 22 या 24 को, ठीक है। तो तब तेरे को पता लगा कि यहाँ पे 60 जाना था, तो तब तेरे को पता लगा तूने तो शॉर्टेज दिया, क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा? नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड यू मेक द एंटायर पेमेंट ऑन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, 25 तारीख को पे। लेकिन अगर तू 25 से आगे गया तो इस डेट से लेके जब तक तू पे नहीं करता तब तक इंटरेस्ट लग जाएगा। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग हो सकती है, पर मॉड्यूल ने इतना ही रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तेरी जो मर्जी शॉर्टेज चल रही हो, तू पेमेंट डेट तक जमा कर दे, मैं नहीं देख रहा, क्योंकि जब मैंने उसको ऑटो पॉपुलेट करा, मैं किस बात किस किस लॉजिक से आपसे इंटरेस्ट हूं? बट एटलीस्ट यू शुड पे द एंटायर ऑन 25th, नो? जो क्वार्टर के एंड का 25th है उसको तो पे कर दो ना। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? एग्जैक्टली exactly. अब जब तू थर्ड में गया तो अब तेरे लिए बेस क्या हो गया? Q2। और Q2 में तूने जितना भी कैश में टोटल पे करा उसका 35%। क्लियर है बच्चे? और अगर आप उसमें नॉर्मल स्कीम में चले गए तो ये सवाल ही नहीं उठता था। बताइए, क्लियर है? ओके, तो आओ बेटे, ये जो लिखा था, अब ये क्या है बच्चे, एक बार देखते हैं। अप्रैल मई जून मंथली चल रहा है, तो जून में मैंने जो भी पे करा होगा, जून में आई मीन टू से जो भी कैश लेजर के थ्रू, तो जुलाई में उसका कितना, अगर मैंने QRMP ले लिया जुलाई अगस्त सितंबर, तो कितना परसेंट पे करूंगा? 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी पेड इन कैश इन प्रीसीडिंग मंथ। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ, तू मंथली पे है ही नहीं तू। अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है मान लो? जुलाई अगस्त सितंबर, एंड यू आर इन QRMP। और जो जून का मंथ था इसमें तू नॉर्मल स्कीम में था, और तूने कैश लेजर 600 पे करा था, कैश लेजर के थ्रू 600 रुपये। अब सवाल ये है, जुलाई के अंदर अगर तू फिक्स्ड सम मेथड लेता है कि मैं सरकार को बोलूँ आप ही बता दो, तो सरकार कितने परसेंट कह रही है? 100% ऑफ जून लाइबिलिटी, यानी 600 रुपये पे कर दो। हाँ जी, अगले जुलाई के लिए 35 क्यों होगा? फिक्स्ड है। हाँ सर जल्दी बोलो। हाँ टाइम तो है अभी, कर देंगे, टाइम ऐसा फिक्स नहीं है, काफी क्वेश्चन है इनके लिए। हाँ अभी देने दो, कोई नहीं,
भर्ती कर देंगे, पहला टेस्ट ही का वो चीज है। ठीक है, ओके। मैं Q2 में QRMP में हूँ। अप्रैल में नॉर्मल स्कीम, मई में नॉर्मल स्कीम, जून में नॉर्मल स्कीम। 800, 600, 400। CGST कैश, SGST कैश, IGST कैश। कैश का मतलब कैश लेजर के थ्रू 450, 800। आप मुझे बता दीजिए Q2 के अंदर जुलाई महीने की आप पेमेंट कब करेंगे? 25 अगस्त। आप मुझे बताइए कितने की पेमेंट करेंगे आप कैश लेजर के थ्रू? हाँ, CGST कितना कैसे निकाला आपने? 100% ऑफ चार्ज। SGST कितना होगा? 100% ऑफ 450। और IGST 100% ऑफ 800। इसी तरीके से 25/9 को कितना पे करेंगे आप? सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर है यहां तक? तो जब मैं नॉर्मल पे हूं तो ये है। अगर मैं इसी कहानी को भी बोलूं ये भी QRMP है, तो QRMP में मैं क्या देखूंगा? क्या मुझे मंथ वाइज देखना होगा या क्वार्टर का टोटल देखना होगा? क्वार्टर का टोटल। तो अगर मैं क्वार्टर का टोटल देखूंगा तो Q1 का कैश 800 पे हुआ है CGST, 1500 SGST, 3000 IGST। अब आप मुझे बताइए मैं 25 अगस्त को कितना पे करूं? कह सकता हूं 800 का 35%, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्वार्टर का है। देन 1500 का 35% और 3000 का 35%। क्लियर है? आप नॉर्मल स्कीम से क्वार्टर का पेमेंट करना चाह रहे हो, आप 20% कैसे करोगे? और अगर आप क्वार्टर के बेसिस पे देखो तो 35%। ऑब्वियसली मंथली है तो मैं मंथली के लिए तो मंथ ही पकड़ूंगा तो 100%। पर अगर क्वार्टर होगा तो 3 है तो 35% आइडिया ले लिया मैंने। क्लियर है? ओके। हम्म, रेट स्पेसिफाइड है। रेट स्पेसिफाइड। ठीक है बच्चे। तो मैंने यहां पर एक यही लिखा हुआ है कि भाई मान लो अप्रैल का फिक्स सम से कितने रुपए था बच्चे? 35, लेट सपोज, है ना? और मई का कितना है? और जो जून का है वो तो कह सकता हूं, वो तो 22 या 24 उसकी पेमेंट जब जाएगी तभी होगा वो। ठीक है, यही है ना बच्चे? अब मुद्दे की बात ये है, पर एक्चुअल में जब रिटर्न भरी मैंने GSTR1 तो बनता कितना था? 200 रुपये पहले महीने। क्या ये शॉर्टेज नहीं है? 165 रुपए की शॉर्टेज नहीं है? पर क्या इस पर इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पे भी आपने कितना पे करा? 200, आई मीन 200 वॉज ड्यू, बट फिक्स सम की वजह से 35। क्या है? शॉर्टेज नहीं है, बट क्या इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। इंटरेस्ट नहीं लगेगा इफ द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स हैज बीन पेड along with GSTR3। ये लैंग्वेज देख लेंगे, पेमेंट को करना है 25 तारीख या इसका इतना एग्जैक्ट नहीं जाना होता, बट जो मैंने लिखा है वही फॉलो कर लेना। along with GSTR3 कहिए साहब जी। क्लियर है एकदम? ओके।
तो बस बेटे अब 2-3 बातें रह गई और खत्म हो जाएगी कहानी। नोट तो घर जाके ही कर लोगे आप, क्योंकि ऐसे पता नहीं लगेगा, आराम से बैठ के ही करोगे तो वही है। मैंने आपको 88C और वो बताया था। हम्म। मैंने कुछ रीड कराना चाहता हूँ, आई एम नॉट श्योर इसमें होगा नहीं होगा, बट आपके साथ मैं वो बातें कर चुका हूँ, बट मैं कुछ रीड कराना चाहता हाँ जी। आपको याद है मैंने आपको बोला था 38, सेक्शन 38 इनवर्ट सप्लाई का था, जीएसटीआर 2B आ जाता है, 2B के अंदर एलिजिबल आईटीसी आ जाता है। फिर मैं बोलता हूँ उसके बाद भी लिखा आता है कि उसमें से ये आप आईटीसी ले सकते हो और ये आप नहीं ले सकते। याद है आपको? ये बात हमने आईटीसी के अंदर भी करी थी, ये देखिएगा। ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, 2B की बात ही कर रहा है ये। और वो कह रहे हैं डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी में बी अवेलेबल। और पार्ट बी क्या बना दिया इसने? डिटेल्स ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड, वेदर फुल्ली और पार्शली, वो आगे जो भी था। कहने का मतलब ये है इवन जो आपका जीएसटीआर 2B है वो भी दो में बाइफरगेटेड, आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल। और मैंने आपको बताया था, ये हमने पहले करा हुआ है, मैं आप सिर्फ रीड करेंगे। नॉट अवेलेबल ये कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि अगर एक सप्लायर है, अगर वो सप्लायर आप कह सकते हैं डिफॉल्टेड जनरली, और अगर मैंने आपको बेचा, तो सरकार मुझे बिल्कुल साइडलाइन कर रही है। सरकार कह रही है इस बंदे से सामान ही मत खरीदो क्योंकि वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चे? अब आप ये पॉइंट्स पढ़ लीजिए प्लीज। जीएसटी और 2B का आईटीसी सर। 38 ही है, 38 के अंदर 2B इशू होता है ना। एक बार पॉइंट पढ़ लेना बच्चे। पहले पॉइंट में क्यों रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आईटीसी? कुछ कैटेगरी कभी कभी गवर्नमेंट को पता लगता है, लाइक देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशंस जो जस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि आईटीसी का फायदा उठा सके। जैसे सपोज कर तू मोबाइल फोन है, तू खरीद रहा हो, तेरे को लग रहा है भाई मुझे बस इसका आईटीसी मिल जाए, तो तूने एक नई रजिस्ट्रेशन ले ली, ठीक है, तूने ऐसे फर्जी सप्लाई दिखाई, यूज कर लिया, कुछ भी घुमा फिरा के आईटीसी ले। सर ये दिक्कत तो हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो उनको पता लग रहा है कि ये फर्जी रजिस्ट्रेशन चल रही है। हाँ एग्जैक्टली। अब कहते हो मैंने आपको 88C 88D बताया था, अभी आएगा वो 88C, लैंग्वेज में दिखाऊंगा। एक बार मैं 88C ऐसे बोल देता हूँ आपको। 88C रूल, 88C एक नया सेक्शन आ गया, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था, बट एक बार जस्ट समराइज में आपको बताना चाहिए। मेरी जो GSTR 1 कह रहा है कि मैंने 5 करोड़ की सेल करी, पर मेरे 3B के अंदर दिखा रहा है कि 2 करोड़ की सेल करी। कैसे? मैंने कुछ दिमाग लगा लोगों के, कम दिखा जी, क्योंकि लायबिलिटी फाइनल कब होनी है? 3B से।
तो मेरे 1 की सप्लाई ज्यादा दिखा रहा हूं और 3B के अंदर सप्लाई क्या दिख रही है, कम दिख रही। सरकार कह रही है ऐसे केस को नोटिस भेजो, नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस का आपको 7 डेज के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा या उस शॉर्टेज की पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं फिर से बोलता हूं, GSTR 1 की सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है, 3B के अंदर कम रिफ्लेक्ट हो रहा है। सरकार आपको नोटिस दे देगी कि आपका 1 की सप्लाई बहुत ज्यादा है, 3B की कम है, इतना गैप है, उस पर ये GST बनता है, पे कर दो। अगर आपको पे कर दोगे 7 डेज में तो ठीक है, अगर आप उससे अग्री नहीं करते तो 7 डेज में रिप्लाई दो। अगर आपने इसका ना पे करा ना रिप्लाई करा तो मैंने आपको बुलाया था अगले बार की GSTR 1 रोक दूंगा आपकी मैं। डी बार्ड वाले में बताया था मैंने आपको, GSTR 1 में कौन डी बार्ड था, 88C, और 88D वाला डी बार्ड कर दिया गया। दूसरी बात 88D भी सुन लो, 88C क्लियर है, 88D था, 2B के अंदर ITC आ रहा है 100 रुपए, 3B में 500 का ITC ले रहे हो, कैसे ले रहे हो वो छोड़ो ना। 2B के अंदर आ रहा है 100 रुपए और आप 3B में 500 का ITC ले रहे हो। सरकार नोटिस भेजेगी और ये एज पर रूल 88D जाएगा। 88C था GSTR 1 का नॉन कंप्लायंस विद 3B का मैपिंग नहीं हो रहा, और 88D क्या है, ITC का मैपिंग नहीं बैठ पा रहा सही से। सरकार इंटीमेशन भेजेगी, उस इंटीमेशन के अकॉर्डिंगली या तो पेमेंट कर दो जो ज्यादा ITC ले लिया, या उसका रिप्लाई दे दो। अगर 7 डेज में रिप्लाई दे दिया तो ठीक, नहीं तो आपका GSTR 1 रोक दूंगा। और आप एक ऐसे कैटेगरी के बंदे बन चुके हैं, अब तुम किसी को बेचोगे तो उसको ITC नहीं मिल रहा है यहाँ। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इंटीमेशन की इज्जत करनी पड़ेगी, इंटीमेशन आ रहा है आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो साइड लाइन हो जाओगे आप मार्केट के अंदर। ठीक है बच्चे, अब आप इसको पढ़िए, दोनों पॉइंट वही है, थर्ड और फोर्थ, कि आपने ये जो ये जो सामान खरीदा है, फ्रॉम किससे खरीदा, रजिस्टर्ड पर्सन। अब पढ़िएगा आप तो आपको समझ आएगा। वही है, इन्होंने लिखा नहीं हुआ, अभी COD 4 पेज पे लिखा हुआ है, सारा समझा दो। और एक छोटी सी बात आप बोल ही देता हूँ, फिर तुम सीधा रीड कर लोगे। आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर नोटिफिकेशन आएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा, एंड इट इज कंसिडर्ड दैट हमने आपको नोटिफिकेशन भेज दिया, आपको उसको रिप्लाई करना। ये चीज, दो बातें और आपको, बस जब आप अपने नोट्स बनाएंगे दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। ठीक है बच्चे, ओके, समझ आ गया बच्चे ये। आई वुड सजेस्ट इसकी फोटो खींच लो आप, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर द केसेस इन विच ऑल्दो इट इज इन GSTR 2B बट इट्स नॉट एलिजिबल। स्क्रीनशॉट भेज दूं, पेज नंबर इज 15.25। ओ माय गॉड, एकदम क्लियर है, लग नहीं रहा है, भेज दिया। ओ यार भेज दिया, क्या मैं यार, मेरे से कितना काम करवाएगा भाई ऐसे, खुद तो टेस्ट देता नहीं है, पढ़ाऊं भी मैं, टेस्ट पे छुट्टी ले लेता है। इतनी क्या मैगी की सेल करनी है तेरे को, रामानुजम के वहाँ बहुत भीड़ है भाई। जोएब जी आजकल तो सेल, हाँ, ओ माय गॉड, बेटे ये देख रहे हो 88C, दिख रहा है ना, ये सब आपको रीड करना है। ओ माय गॉड, कितना टाइम पीरियड लिखा है, ओके, ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड, देख रहे हो जो बताया वो लिखा हुआ है ना, ये भरोसा रखना चाहिए आपको। 88D देख रहे हैं आप, 88D पढ़ लो, ऐसी 4-5 लाइनें पढ़ लो। जोएब जी एक बार रीड करिए एक बार, ब्लर,
नहीं भाई, नहीं, एक बार रीड कर लो ये वैसे ही जनरली। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ, आपको इंटेंशन समझ आनी चाहिए। आलोक जी, अगर रीड करना है नहीं करना है, मैं बोल दूंगा उसको, आप क्यों बीच में आ रहे हो? फिर फंस जाओगे आप, फिर आना पड़ेगा बीच में। ठीक है, तो मेरी पहली मुश्किल से निकाला है आप। ये वही है, ये कहानी बुरी नहीं है। एक मिसमैच होने में भी, अगर बहुत ज्यादा मिसमैच होता है, एक लिमिट से ज्यादा मिसमैच है, तो ये नोटिफिकेशन आता है। और वो कितना है वो सरकार नहीं बता। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? गवर्नमेंट बताएगी। उसकी मिशन कितने बजे लोगों को नोटिफाई होगा, समझ लो। आपको पेपर में सिर्फ मैंने जितना बताया ना उतना ही जानना। क्या मैडम? नहीं, इट्स नॉट अ वेरी, इफ आई से क्वार्टरली, ठीक है, कंप्लायंस बर्डन वो होता है। ऑल्दो झमेला रहता है, पर क्वार्टरली ही, जब तक आप लास्ट मोमेंट तक कंप्लायंसेस कम करो तो सही रहता है। और ये सबकी बिजनेस कॉल होती है, इसमें कोई वो नहीं। हाँ जी। बहुत सारे पुराने केसेस हैं। एक टाइम पे 2B के बेसिस पे आईटीसी नहीं होता था, सेल्फ असेसमेंट पर होता था। समझ रहे? 2B होता नहीं था, 2A होता था। ऐसी खिचड़ी बनी हुई है कि ये कुछ केसेस को सॉर्ट करने के लिए अमेंडमेंट्स आती हैं। हाँ, समझ रहे? तो ये ना, इसके पीछे बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डेप्थ बैकग्राउंड, इंडस्ट्री स्पेसिफिक बैकग्राउंड है, जिस वजह से ये लाया जाता है। कई बार हो जाता है भारत सरकार केस हार जाती है, जिस वजह से 25,000 करोड़ का आईटीसी देना पड़ जाता है, तो सरकार अमेंडमेंट लाती है। समझ रहे? इसके पीछे जो लॉजिक्स हैं वो एक सीक्वेंस में बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि हर पिछले 5 साल से जीएसटी कौन सी स्टेटमेंट से आईटीसी दे रहा है, वो अपने में रोटेट होता रहता है। समझ रहे? इन दिक्कतों की वजह से आ रही है। और ये टेम्परेरी है, जब और फिल्टर हो जाएगा ये हट जाएगा। एक अभी तक अभी एस्टैब्लिश, मतलब हर एक साल बाद जो प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम आपको तभी पता लगती है, तो चेंजेस आते जा रहे हैं। समझ रहे? वो चीज है। ओके, बस बेटे, अब अगर मैं आपको बोलूं तो एक हमारा रह गया। ये देखो, ये स्टेट के नाम लिखे हुए हैं। 22 तारीख किस किस की है और 24 किस की है। ठीक है, ऐसा आपको याद नहीं करना, लिखना चाहोगे तो आप लिख लेना। नील GSTR 3 भी कर लिया था, ये सब हो गया। जीएसटी और वन नहीं किया कर लिया था वो भी। था। ओके, एक दो पॉइंट रह गया बस। पीडीएफ में आपके 6 घंटे बाकी रहता है। ये चार्ट वाले पेज और ये इंटरेस्ट और ये दो पेज। वो नोट डाउन करने हैं बस। सर तो समझाओ तो सही, बताओ कैसे लिखो। जब नोट करोगे ना तो अपने आप समझ आता है वो। पर वैसे वो सिलेबस में नहीं है, मैंने डाला हुआ है। ये ना ले। नहीं, वो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, पर फिर भी वो मतलब हमें देखना तो होगा, वही देखना है अभी हम, इंटरेस्ट और वही। ओके, आओ बेटे, लास्ट पॉइंट। एक सेक्शन तो आप होमवर्क लोगे ही बेटे, नोट्स बनाया बढ़िया से मैंने। गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। ओहो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर क्या होता है बच्चे? जैसे आपने देखा था TRP होता है ना, एज ए प्रैक्टिशनर भी होता। ठीक है जी। एक रजिस्टर्ड पर्सन ऑथराइज कर सकता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर को, किस लिए? टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। और ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर होगा, इसका सेपरेट यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। और ये कौन देगा? भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। आपको जीएसटी की रिटर्न भरनी नहीं आ रही, क्या आप मुझे गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर बना सकते? बना सकते हैं। एलिजिबिलिटी देख लेंगे अभी। ठीक है, सरकारी अथॉरिटी में इतने साल काम कराओ। ठीक है, CA CMA CS कौन कौन आ रहे हैं, सारी बातें देख लेंगे। आपके ब्याह पे मैं GSTR 1 भर सकता हूँ, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, पेमेंट, सारी चीजें कर सकता हूँ।
बड़ी सिंपल सी चीज है, आपके लॉगिन आप करोगे, आपके पास नंबर है, आप अपने लॉगिन में जाके, मैं अगर गुड्स एंड सर्विस प्रैक्टिशनर हूँ, मेरे पास एक आईडी होगा, आप वहां पे जाके ऑथराइजेशन में मेरा आईडी डाल दो। जैसे कि आप आईडी डाल दोगे, मेरे लॉगिन में आपका पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा, मैं आपके भी यहाँ पे सबमिट कर सकता हूँ। समझ रहे हो, सब ऑनलाइन रिलेटेड है। ठीक है, आप अपने लॉगिन आईडी में जाके, वहीं जाके आप मुझे ऑथराइज, हमारी मीटिंग हुई, आपने कहा कि मैं आपके सारे मैटर देख लूं, मैंने कहा हाँ देख लो। तो आपने कहा कैसे, लॉगिन आईडी पास, मैंने कहा नहीं, नहीं चाहिए होता, आप सिर्फ लॉगिन करके मेरा ये आईडी डाल दीजिए। ठीक है, आपका सारा इंटरफेस मेरे पास आ जाएगा, और मैं रिटर्न्स भर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। आपका क्लियर है बच्चे? तो उसके अंदर हमें नहीं जाना, तो वो चीज है, क्या क्या डिटेल में सबमिट कर सकता हूँ, क्या क्या डिटेल लिखिए बच्चे, फर्निश डिटेल ऑफ, क्या है ये, आउटवर्ड सप्लाई, देन एनुअल रिटर्न, पेमेंट, ई वे बिल, क्लेम फॉर रिफंड, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन, अपेयर बिफोर द डिपार्टमेंट। आप ये कह सकते हैं एडिशनल कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है फ्रॉम, कौन कौन से पॉइंट में, ये जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, इसके लिए रजिस्टर्ड पर्सन का दोबारा से उसके बाद नोटिफिकेशन जाएगी कि भाई ये तो परमिशन से ही होगा। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट और कैंसिलेशन। क्लियर है? ये सब थ्योरेटिकल बात है, आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ आएगा। जीएसटी में हाँ जी, जीएसटी की कुछ वो आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है कि ये जो पूरा का पूरा वेबसाइट है, जो पूरा का पूरा इंडिया लेवल पे इंटरफेस है, जो बैंक को जोड़े हुए हैं, पेमेंट, जो सारे के सारे वेंडर्स, कितने सारे सॉफ्टवेयर है जो आप वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो ये जीएसटी नेटवर्क, ये जो है ये कंपनी है, जो गवर्नमेंट द्वारा कंपनी है। जीएसटीएन एक इंटरफेस है, एक वेबसाइट है, और इसको जो होल्ड कर रहा है वो गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है, ये चीज बोल रहा है वो। ठीक है बच्चे, एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है एक बार देखना, इंडियन सिटीजन who is not adjudicated as insolvent should be person of sound mind and not being convicted by the government। मुझे बताइए, क्या आप पहली एलिजिबिलिटी के हिसाब से जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं? हम्म, बन जाएंगे? आप इंडियन सिटीजन है और अभी आप इंसॉल्वेंट तो नहीं हुए, लेकिन आप मुझे बताइए, ये क्राइटेरिया तो मुश्किल लग रहा है ना बेटी? बताओ, ये पॉइंट ही अलग पड़ रहा है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड है ये। अच्छा, ये तो होना ही चाहिए, आप समझिए, एंड लिखा हुआ है इसके बाद, भाई ये तो बेसिक डिटेल हो गई, ये तो होनी होनी चाहिए। एंड में क्या लिख रहा है, ओ माय गॉड, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट या सीबीआईसी हु ड्यूरिंग सर्विस हैज वर्क नॉट लोअर देन रूल बी ऑफ ग्रेड बी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। हमें क्या लेना देना कौन सी नौकरी में कौन सी ग्रेड सिस्टम चल रही है? हाँ, तो रैंक ही बोला होगा मैंने, अब तो रैंक लिखा हुआ है, नोट करोगे, लिखना है बस आपको, वो करना है। और ओ माय गॉड, टीआरपी या फिर सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर। अगर आप सेल्स टैक्स प्रैक्टिस, देखो जब जीएसटी नहीं था तो सेल्स टैक्स होता था, तो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते थे। या फिर जो टीआरपी आपने इनकम टैक्स से पढ़ा, कितने साल के लिए अगर आप कर रहे हो तो 5 साल। और ग्रेजुएट, वेरी गुड, क्या आप ग्रेजुएशन करते ही जीएसटी प्रैक्टिशनर बन पाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। या फिर सीए में डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी इंडियन यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट। आप अगर सीए में बन गए तो क्या आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते। बेटे, प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट को रीड कर लेना, क्या क्या बताऊंगा इसमें, पेपर होंगे 2 साल में एक बार कंडक्ट होंगे, रिन्यू होएगा, ये सारी बातें लिखी हुई है, शॉर्ट हो जाएगा ना ये, इसके अभी कोर वाला पार्ट आगे था। और रीड हो जाएगा यार वो। डिटेलिंग और तो डिटेलिंग पर अगर आपने पेनल्टी पढ़ाई कौन सा? ऊपर है हम्म, 1100 500। हम्म। जब आप स्कूल जाते थे होमवर्क मिलता था?
नहीं सर पर करता है कर लो। वही वाले पे करा रहा हूँ भाई। ये फोटो भी डाली थी मैंने, या फेलियर वाले नहीं ये मैंने जो कल भेजी है उसमें है, कर ये देख लेना। लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ बस उसका, नमस्ते है बेटे ये चैप्टर। अगर आपने GSTR 1 टाइमली नहीं भरी, या 3B टाइमली नहीं भरी, या NRTP ISD जो मर्जी हो, अभी वो सेक्शन स्पेसिफिक देख लेंगे, तो भाई आपके पास नोटिस आएगा। कौन से सेक्शन में? 46 में। क्या बोल रहा है बेटे नोटिस? नोटिस इज टू बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली to a registered person who fails to furnish return under 39, 44, 45 and 52। आप इसको रेफरेंस रेट करके आप लिख लेंगे। 39 कौन सी थी वैसे? GSTR 3B। 44 एनुअल रिटर्न लिख देते हैं साथ साथ। 45 और 52 रिवाइज रिटर्न, TCS1। आपके दिमाग में अगर सर बाकी नहीं लिखा, हाँ बेटे मतलब ले दे के लग जाता है वो, बट हाँ ठीक है, मतलब समझ रहे हो, इतने सेक्शन ही पेपर में अगर 2 नंबर का आ जाए तो यही लिखना है आप। ठीक है। नोटिस कितने टाइम में फर्निश होगा बच्चे? सॉरी, नोटिस जब आएगा आपको रिटर्न कितने टाइम में फर्निश करनी है? आपको जब भी ये नोटिस आएगा दैट सीम्स यू हैव नॉट फाइल्ड GSTR 3B अंडर सेक्शन 39, सो यू आर सपोज टू फाइल द रिटर्न विद इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज। तो सेक्शन 46 जो है वो सिर्फ और सिर्फ नोटिस की बात करता है। 47 किसकी बात कर रहा है? ओ माई गॉड, पेनल्टी लगेगी फॉर डिले इन फाइलिंग 37। 37 कौन सा है? आउटवर्ड। 38 नहीं लिखा क्योंकि वो ऑटो पॉपुलेटेड है तो वो तो भरनी नहीं होती। 39, 45 एंड 52। कितने रुपए का डिफॉल्ट है बच्चे? आई मीन कितने रुपए की पेनल्टी? 100 रुपए टिल द फेलियर कंटिन्यूस, और 5000 विच एवर इज लोअर। मेरा आपसे सवाल, 200 दिन हो गए जी आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरी, 200 दिन, कितने की पेनल्टी लगेगी? 200 इंटू 100 20,000, और 5,000 विच एवर इज लोअर, यानी कि सरकार कह रही है 5 से ऊपर नहीं जाएंगे। 10 दिन का डिले है तो 10 दिन का है तो 1,000 रुपये बेटे। CGST अलग है और SGST अलग। इसके बाद सरकार का सर्कुलर आया कि ये पेनल्टी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, तो सरकार ने सर्कुलर के थ्रू ये भेजे कि हम थोड़ा सा रैशनल करेंगे। एनुअल रिटर्न अगर लेट होगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, बट एनुअल रिटर्न लेट होगी तो अब आपको कैसे लेट फीस लगेगी वो ये है। कॉम्पोजिशन स्कीम वालों की लेट होगी तो कैसे लगेगी वो ये है। और ये वाली होगी जनरल 3B या 1 है तो वो ये। ठीक है जी। सर क्या है, याद करनी बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी तो नहीं है, पर आइए एक बार एनुअल रिटर्न देखते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक बार पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सर ये जो कैलकुलेट के थ्रू आया ये बुक में मेंटेन नहीं होना था, ये बुक में नहीं होना था, क्योंकि PDF नहीं है है कहीं पे? ये इस साल है कहीं पे? पूरा पूरा राइट 1-2 साल हो गए, 2 साल हो गए पहले का ये। और ऐसा है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको भी आपके मॉड्यूल में दिखे तो करना, नहीं दिखे तो नहीं। हमें नहीं करनी मतलब मैं तुम्हें सिर्फ कैटेगराइजेशन दिखा रहा हूँ। एनुअल रिटर्न में क्या कर रहे हो? रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू, तो एक तो हो गया अप टू 5 करोड़। अगला क्या है वैसे? 5 करोड़ से ऊपर एंड अप टू, और तीसरी कैटेगरी सबसे अमीर लोग हो गए। तो फाइन किस पे ज्यादा लगना चाहिए? जो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वाले पे देखोगे आप 200 रुपए फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, और 200 का मतलब है 100 का वो लगा दिया, और 0.50 ऑफ द टर्नओवर। तो 0.5 का क्या पॉइंट हुआ है? विच एवर इज लोअर। ऐसे करके आप लिमिट ही देखनी है ना। मुझे बताइए हो जाएगा ये? पढ़ लो एक बार, चलो पढ़ लो। हो गया तो जाना है नहीं मतलब इसमें कितना खींचो ना, उस चीज को हो गया, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल है वो हो गया है।
हाँ मतलब उसमें मैंने क्या करना है, समझ आ गया बच्चे? ओके, बट व्हाट अबाउट कॉम्पोजिशन स्कीम? कॉम्पोजिशन भी पढ़ लो बेटे, नोट्स ही बना लेते हैं अभी। नहीं तो हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? बस बेटे इसको लिख लेना आराम से, ठीक है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, तो आपका सारा का सारा रिटर्न का चैप्टर ओवर है सर जी। अब हम नेक्स्ट क्लास में जीएसटी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज पेमेंट अंडर जीएसटी। ठीक है जी, या हो सकता है चार्ज भी करा दूं, नॉट श्योर, कल देखेंगे कौन सा है। तो ये बड़ी पीडीएफ में ये वाले ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। कार्ड